हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम यूनिवर्सल सीरीज में जेके बोर्ड का हर एक चैप्टर फिजिक्स का डिस्कस करते हैं कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हमारा अगला चैप्टर है दैट्स एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो हमारे पास है ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके 8 मार्क्स हैं। अगर जेके बोर्ड में बात करेंगे इसके कितने मार्क्स हैं, तो जेके बोर्ड में इसके जो मार्क्स है ये 8 मार्क्स का है, मतलब ये 8 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का हमारे पास जो है क्या कहते हैं इसको टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि आपको पता है इसको मैंने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको मैंने जो है नोट फॉर्म में ही लाया हुआ है ताकि हम यहां से इसको डायरेक्टली खत्म कर सके और आपको यही सारा लिखना है। देखिए क्या अल्फा, इसको रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, बेसिकली हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद वहीं से हम रदरफोर्ड्स ऑफ मॉडल पे भी आ जाएंगे। तो हुआ क्या, एक बंदा था उसका नाम था गीगर और एक बंदा था उसका नाम था मार्डिसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल से डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक, आपको तो ये पता ही होगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया इन्होंने, एक 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल जो है वो कहां से ऑब्टेन किया, बिस्मथ से वो ऑब्टेन कर लिया यहाँ पे हमने, विच इज रेडियो एक्टिव सोर्स, और उसको हमने एक यहाँ पे थिन फॉइल रखी, उस पर बम्बार्ड कर दिया। ठीक है, scattering of alpha particle was observed through a rotable detector made up of zinc sulfide screen and a microscope। तो बेटा ये है इसका अरेंजमेंट, यहाँ पे ये यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, ये यहाँ पे लेड ब्रिक्स है, यहां से हमने अल्फा पार्टिकल लाया, ये गोल्ड फॉइल है, ये यहाँ स्क्रीन है, और स्क्रीन पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ था जिससे हमें पता चल रहा था कि अल्फा पार्टिकल कहां पे स्ट्राइक कर रहा है स्क्रीन पे। ठीक, तो ये है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट गीगर मार्डिसन या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट ये है। आपको एज इट इज ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या किया, ऑब्जर्व क्या किया गया। देखिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहां से मैक्सिमम जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे 99% अल्फा पार्टिकल्स वो अनडिविएटेड पास हुए। चलिए अगर इसकी ऑब्जर्वेशन पे हम जाएंगे, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिविएशन। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल में से वो जो पास की तो वो डायरेक्टली जाके स्क्रीन पे आगे टकराई सामने, वो अनडिविएटेड रही, उनका कोई डिविएशन नहीं रहा। उसके बाद अबाउट 0.14%, तो आप समझ लीजिए बहुत कम, दे अल्फा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड बाय मोर देन 1%, मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल आया और 1%, एक डिग्री से स्कैटर हुए इतने सारे अल्फा पार्टिकल, 0.14% अल्फा पार्टिकल, विच इज अगेन वेरी लेस नंबर। और डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90% वाज ऑब्जर्व्ड इन 0.0125 ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। यानी एक अल्फा पार्टिकल आप समझ लो ऐसा था 8000 में से जो सीधे गया और टकरा के वापस आया। देखो क्या हुआ, 3 ऑब्जर्वेशंस है। पहली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड पास हो गई दूसरी वाली साइड, पहली ऑब्जर्वेशन ये। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि जब उन्होंने पास कर दिया वहां से, कहां से, गोल्ड फाइल में से, जब उन्होंने गोल्ड फाइल में से पास कर दिया तो कुछ अल्फा पार्टिकल से 0.14% जिन्होंने 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया, और उसके बाद 8000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जिसने रिट्रेस किया, यानी जो गया टकरा के फिर वापस आ गया। ठीक है, तो एक ऐसा था, ये ऑब्जर्वेशन किया गया एक्सपेरिमेंट में, ऐसा देखा गया। फिर यहां से इन्होंने क्या क्या इन्फ्रेंस निकाला। अब ऑब्जर्व, हमने तो ऑब्जर्व किया, अब हमें इससे क्या क्या पता चला। सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अनऑक्यूपाइड। ये तो सीधी सी बात है, अगर 99.9% आप समझ लो कि सीधे पास हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सीधे आके दूसरी साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर दैट इज अनऑक्यूपाइड, वहां कोई ऑक्यूपाई नहीं है स्पेस, वो बिल्कुल खाली स्पेस है। ठीक है, तो अबाउट 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट डिविएशन। उसके बाद there must be an alpha part, there must be an extremely small region of a concentrated positive charge at the center of an atom. This small region is called a nucleus. The scattering of alpha particle is due to the encounter between alpha particle and nucleus of the atom. अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज हीलियम है, वहां पे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये कब रिपेल होगा, जब ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब वहां पे अंदर एक कोर है, उस कोर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम रख दिया बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, the nucleus of the atom is so massive as compared to the alpha particle that it remains at rest during the encounter, whereas electrons owing to their little mass cannot appreciably deflect far more than massive alpha particle। तो बेटा बात यह है,
इसमें यह बोला गया है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो बहुत मैसिव है, वो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो दैट्स वेरी हैवी एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल। और वो क्या रहता है, वो रेस्ट पे ही रहता है जब अल्फा पार्टिकल और इसके बीच का एनकाउंटर आपस में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और आपको पता है यही बात फिर आगे जाके इसका ड्रॉबैक बना। तो ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है। उसके बाद when an alpha particle strikes the metal foil, it can penetrate the outer electron cloud and approaches the nucleus closely. It then moves under the action of Coulomb's force of repulsion and its hyperbola with the nucleus as an external force. देखिए क्या होता है, हम कहने वाली बात यह है कि जब अल्फा पार्टिकल वहां से आ रहा है, ये पॉजिटिव यहां से फिर Coulomb's force of repulsion लगता है, जिसकी वजह से ये 1% डिफरेंट होकर ऊपर चला जाता है। सो दीज आर वेरियस ऑब्जर्वेशंस, ये वो चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व की। सो दीज आर इन्फरेंस जो हमने यहां से उठाई। ठीक है। हमने तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस की, ये हमें दिखा वहां पे, उसके बेसिस पे हमने यहां पे इन्फरेंस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो पहले ये कहा कि यहां बेटा न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ। अल्फा तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहता है कि बेटा वहां पे न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहता है कि वहां पे हमारे पास, तो आपको बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको इन्फ्रेंस लिखना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आपने ये बड़ी बार सुना है, आपने ये बड़ी बार पढ़ा है, इसको इससे ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उसके बाद आपको पता है कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो फेल हुआ। फेल होने का रीजन क्या था? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इसी कारण फेल हुआ क्योंकि एक तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा, मतलब अगर हमारे पास कोई एटम है जिसको हम लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं, उसके बाद वो वेवलेंथ वहां से रिफ्लेक्ट होती है, उसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं दिया रदरफोर्ड ने। तो इसका ड्रॉबैक जो था रदरफोर्ड्स मॉडल का, सबसे पहला ड्रॉबैक तो इसका यही था। चलो इसको तो चौथा ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। तो सबसे मेन ड्रॉबैक जो था इसका, सबसे पहले वो तो हम ये कहेंगे कि इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के अराउंड प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं, और इसमें ये भी कहा गया था कि दे लूज इट्स एनर्जी, जितना जितना ये रिवॉल्व करेंगे ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। बेटा अगर ये एनर्जी को लूज करते हैं, देयर विल बी अ टाइम जब ये न्यूक्लियस पे आके जा गिरना चाहिए, तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है। इसका दूसरा ड्रॉबैक है कि इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में इसका कोई आइडिया ही नहीं था। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी बेटा आइडिया नहीं था। ठीक है। ये इसकी कुछ मेन चीजें थी, ये इसकी कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स थे, जिसके बेसिस पे इसको क्या कर लिया गया बेटा, डिस्कार्ड कर लिया गया। और फिर क्या आया बेटा, उसके बाद आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, तो देखते हैं आप। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमें कहता है कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमें क्या कहता है? बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमें कहता है, सबसे पहली बात जिसको हम कहते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में रदरफोर्ड ऑफ मॉडल के एटम की जितनी भी ड्रॉबैक्स है उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको उन्हीं को यहां पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया गया। तो सबसे पहला जो था, सबसे पहला है पहला पोस्टुलेट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो सबसे पहला पोस्टुलेट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात होती है। सो क्या कहता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पोस्टुलेट कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में जिसका एक वेल डिफाइंड एनर्जी होता है, मतलब सपोज करके बेटा ये हमारे पास यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे ऑर्बिट है, ये हमारे पास यहां पे ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? क्वांटाइज्ड होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है? वो हमें पता होता है कि उसकी एनर्जी, अच्छा बेटा, तो क्या था हमारा पहला क्वांटाइजेशन, दैट इज पहला पोस्टुलेट क्या था हमारे पास बेटा? दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट्स, और हर एक ऑर्बिटल का जो हमारे पास यहां पे हर एक ऑर्बिट का जो हमारे पास क्या कहते हैं एनर्जी है, दैट इज फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी हमारे पास एक वेल डिफाइंड एनर्जी है। इसका मतलब जो हर एक इलेक्ट्रॉन है, उस हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दैट इज वेल डिफाइंड, दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये किन वैल्यूज में है। ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट तो ये है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद दूसरा,
दूसरा दूसरा हमारे पास ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे एनर्जी ले लेता है, फॉर एग्जांपल यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन ने, तो ये अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा बेटा? ये अपनी जगह यहां से, जब इसने एनर्जी, फॉर एग्जांपल इसने फोटोन H एब्जॉर्ब किया, ये यहां से एनर्जी लेगा, एक्साइट होगा तो यहां चला जाएगा। तो ये कब होगा? जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये दूसरी शेल में एक्साइट होगा, ये दूसरी शेल में एक्साइट करके चला जाएगा। और जब जब ये वहां से वापस आएगा, यानी जब इसका ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, उस टाइम पे जो ये एनर्जी है वो ये इमिट करेगा। तो इस टाइम पे एनर्जी जो होगी वो इमिटेड होगी, और इस टाइम पे जो एनर्जी होगी बेटा वो एब्जॉर्ब होगी। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और ये एनर्जी इमिट भी करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो जब ये वहां से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ये एनर्जी को इमिट करेगा। तो बेटा ये भी आप याद रखना कि ये इमिट भी करता है एनर्जी, तो ये एनर्जी इमिट भी करता है, और ये एनर्जी जो है इमिट भी करता है, और ये जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें आप इसको दिमाग में रखना। दिस इज पॉइंट नंबर 2। बेटा पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 इज दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम। यानी ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेटा ये है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, या ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये उसी ऑर्बिट में हमारे पास, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम इसको कहते हैं, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका हमें एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज क्वांटाइज। यानी हमें पता है कि mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट, जब ये क्या करता है, जब ये किसी भी ऑर्बिट में यहां पे क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो mvr is angular momentum, it is equivalent to nh divided by 2 pi, so mvr is equal to nh by 2 pi, where n is the number of orbital। पहला ऑर्बिटल उसके लिए होगा 1h by 2 pi, दूसरा ऑर्बिटल उसके लिए होगा 2h by 2 pi, तीसरा ऑर्बिटल उसके लिए होगा 3h by 2 pi। तो बेटा ये होगा हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि हमारे पास जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज। यानी हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है। वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन को एटम में एक वेल डिफाइंड एंगुलर मोमेंटम है, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट वो होगा mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। तो क्या क्या पोस्टुलेट है? पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसमें हमें पता होती है कि हर एक ऑर्बिट की एक वेल डिफाइंड एनर्जी है। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की एक वेल डिफाइंड एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी हमें पता है उसका वैल्यू किन टर्म्स में होगा। सो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। दूसरा पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और फिर जब ये एक्साइटेड स्टेट पे होता है, अगर जब ये वापस आ जाता है, जब इमिशन होता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो ये एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी इमिट भी करता है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। उसके बाद है तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स्ड है, वो क्वांटाइज्ड है, कि हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो एंगुलर मोमेंटम है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है? mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को कहां कहां अलाउड है घूमना। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली यहां नहीं घूम सकता, एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में इसको घूमना पड़ेगा, और वहीं पे वो फिक्स्ड एनर्जी हमारे पास हमें पता है क्या है जिसमें ये जाके घूमेगा। ये चीज हमें पता है। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, इट्स अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसके बेसिस पे हमने कुछ बेटा पैरामीटर्स निकाले। सबसे पहले हमने निकाला क्या? सबसे पहले हमने निकाला बेटा रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकाला इसमें रेडियस। तो देखिए रेडियस हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम कैसे निकालेंगे रेडियस। सबसे पहले हमने क्या काम किया, देखिए अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो दैट्स क्वांटाइज्ड, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। बेटा हमें कुछ बेसिक वैल्यूज निकालने हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ निकालना है हमने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसी तरह हमने रेडियस निकालना है। अब हमें पता है mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे ये, अच्छा एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब देखिए ये यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है। ठीक है, ये यहां पे न्यूक्लियस है। अब हमें तो पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है,
तो बेटा यहां पे न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। बेटा यहां पे न्यूक्लियस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये न्यूक्लियस पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये है न्यूक्लियस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन है, बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन है, बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हमें पता है कि ये सर्कल में जब घूमेगा तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा एक ऐसा फोर्स है जो कभी भी खुद से नहीं बनता है, इसको हमेशा कोई ना कोई फोर्स चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। सो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बना, लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को घुमाने का काम जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाता कौन है? देखो ये यहां नेगेटिव है बेटा, ये यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रखता है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं ना, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बराबर 1/4 इनटू फर्स्ट चार्ज दैट इज ई, इनटू सेकंड चार्ज दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज होता है जेड, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, वो मैं लिख लेता हूं आर स्क्वायर। सपोज यहां से यहां तक जो मैं डिस्टेंस लेता हूं बेटा वो मैं आर ले लेता हूं, ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल, तो इसके सेंटर से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम के लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा के टाइम्स ई टाइम्स जेड ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, यहां पे देखो ये आर स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स जेड टाइम्स ई टाइम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो बेटा आर किसके बराबर बनेगा? सो आर विल बी इक्वल टू के टाइम्स जेड टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम टाइम्स वी का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये होगा। अब v का वैल्यू यहां से लाते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम रेडियस निकाल रहे हैं, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लाएंगे रेडियस। बोलो रेडियस किसके बराबर, वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? बेटा वेलोसिटी आएगा इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो 2 पाई इंटू एम टाइम्स आर आएगा, ये बनेगा वेलोसिटी। तो देखिए क्या बनेगा, सो रेडियस आएगा r इज इक्वल टू के टाइम्स जेड टाइम्स ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m टाइम्स, बेटा यहां लिखेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर। बताओ जी वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आएगा? एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई m टाइम्स r का होल स्क्वायर। बोलो बेटा ये क्या बनेगा? सो ये बनेगा r इज इक्वल टू के टाइम्स z टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, और यहां अंदर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अच्छा यहां पे आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। बोलो बेटा ठीक है, ये इसको यहां लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू के टाइम्स z टाइम्स e का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक, और डिवाइडेड बाय इसको किससे करेंगे हम बेटा, m टाइम्स n स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये m और ये m कैंसिल होगा, ये r 2 बार, ये r 1 बार कैंसिल होगा, तो r किसके बराबर आएगा, ये टर्म ऊपर जाएगी, ये टर्म नीचे आएगी, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू, तो बेटा इसका मतलब r इज इक्वल टू, देखिए r किसके बराबर आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहां से आएगा बेटा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, तो ये बन जाएगा यहां पे के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m। तो देखिए ये आएगा ना नीचे k टाइम्स जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू m, तो बेटा r का वैल्यू देखिए क्या आएगा, सो इसका मतलब r इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, बाकी यहां लिखिए क्या बनेगा, ये h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k टाइम्स e का स्क्वायर 4 टाइम्स पाई का स्क्वायर इंटू m। देखिए h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, k दैट इज कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखा जाता है। सो r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, वेयर r नॉट इज इक्वल टू 0.539 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये है हमारे पास बेटा इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अगर आपको किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा, पहले ऑर्बिट का रेडियस निकाले, तो आप लिखिए n का वैल्यू 1, एटॉमिक नंबर आपको पता है, सपोज हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1, तो पहली ऑर्बिट का रेडियस आएगा r नॉट इंटू 1 का स्क्वायर, दूसरी का आएगा r नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, तीसरी का आएगा r नॉट इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास पहला। बेटा दूसरा लेते हैं, दूसरा अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए दूसरा निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या किस्सा है देख लेते हैं हम। देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी सिंपल सी बात है, इसको बड़ी आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई, क्या है हमारे पास ये, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एम टाइम्स वी टाइम्स आर। बोलो आर के बदले क्या लिखेंगे हम, आर के बदले हम लिखेंगे यहां पे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू एच का स्क्वायर, और इसको हम डिवाइडेड बाई करेंगे के टाइम्स ई स्क्वायर 4 टाइम्स पाई स्क्वायर इंटू एम से, ठीक है। तो एम वी आर के बदले ये लिखा विच इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या क्या होता है, क्या क्या बनेगा। देखिए ये स्क्वायर जाएगा, ये दोनों यहां से खत्म होगा, ये पाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, ये बनेगा 2 1 जार, ये बनेगा 2 2 जार। तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड टाइम्स के टाइम्स ई स्क्वायर 2 टाइम्स पाई टाइम्स एम, और फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये टर्म वहां जाएगी, एम एन एच नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय एम टाइम्स एन टाइम्स एच। बेटा एम और एम जो है वो कैंसिल होगा, एन यहां आएगा, वी बनेगा जेड बाई एन इंटू के टाइम्स ई स्क्वायर 2 यहां लिख लेते हैं 2 के ई स्क्वायर पाई, और इसको डिवाइडेड बाय हम लिख लेते हैं एच, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 के ई स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय इसको करेंगे एच। बेटा जब इसका वैल्यू है, इसका भी हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट जेड डिवाइडेड बाय एन। बेटा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है बेटा, हम यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वी नॉट है इसका कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 2.12 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज कांस्टेंट, ठीक। तो ये आ गया दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा तीसरा हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, विच मींस कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होता है वो होता है 1/2 ऑफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, वेलोसिटी ये है, इसी का स्क्वायर करेंगे। वेलोसिटी तो यही हमने निकाली थी ना, वेलोसिटी हमने ये निकाली है z टाइम्स k टाइम्स ई स्क्वायर। देखिए z टाइम्स k टाइम्स ई स्क्वायर 2 पाई m, तो mm कैंसिल हो गया हुआ है, तो z के ई स्क्वायर 2 पाई, z के ई स्क्वायर 2 पाई, z के ई स्क्वायर 2 पाई, ठीक है। तो देखिए यहां पे z के ई स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाय nh, तो इसको डिवाइडेड बाय कर लेते हैं हम बेटा nh, डिवाइडेड बाय nh, इसी को हम करेंगे स्क्वायर क्योंकि 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ z टाइम्स z स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 टाइम्स पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये बनेगा 2 1 जार, ये बनेगा 2 2 जार। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगा, 2 को बाहर लिख लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, सामने आएगा के स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर। बेटा ये बनेगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसके बाद चौथा पैरामीटर हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q1 इंटू चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो U इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखेंगे K इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा चार्ज Z टाइम्स E डिवाइडेड बाय R। R का वैल्यू क्या है बेटा, R तो हमने अभी अभी निकाला हुआ है, R का वैल्यू कितना है, R का ये सारा वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ तो R फाइनल है, ये n स्क्वायर बाई Z n स्क्वायर एच स्क्वायर, तो लिख लेते हैं हम इसको बेटा एक बार, क्या आएगा ये, तो ये आएगा यहां पे R के बदले, ठीक है ना, यहां R है, R के बदले आएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए R की जगह हम क्या लिखेंगे n स्क्वायर एच स्क्वायर, तो R की जगह हम यहां पे लिखने जा रहे हैं n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय z के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, z के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, z के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू m। तो बेटा क्या बन जाएगा यहां पे, तो ये ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई पावर 4, जेड और जेड बन जाएगा जेड स्क्वायर, के और के बन जाएगा के स्क्वायर, तो बेटा ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4, देखिए के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4, 4 ऊपर जाएगा तो 4, ऊपर जाएगा पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर, और ये आएगा m डिवाइडेड बाय होगा ये बेटा n स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर इसको लिखे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू
के स्क्वायर ई पावर 4 टाइम्स पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय आएगा ये बेटा एच का स्क्वायर। और आप देखिए दिस इज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस, ये ट्वाइस, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये बिल्कुल सेम वैल्यू है लेकिन ट्वाइस है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ये सारा पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यहां पे एक रिलेशन बना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये रिलेशन आप प्लीज याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इट इज माइनस ट्वाइस पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा अगर आपको निकालना होगा टोटल एनर्जी, तो बेटा टोटल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम। तो देखिए क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, चलो इसको इस पूरे को मैं कांस्टेंट लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ए, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो मैंने लिखा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, ये तो पूरी सेम टर्म है, इसको मैं लिखूंगा माइनस ए, तो ये बनेगा माइनस ए। 2a प्लस ए कितना हो गया बेटा, 2a प्लस माइनस ए कितना हो गया, तो 2a माइनस ए, सो इट विल बिकम ए। ए मतलब क्या, ए मतलब ये जो मैंने ये वैल्यू रखा था यहां पे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो बस ये आप याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ट्वाइस पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम हो गया। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो भी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने वो भी निकाला, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। और बेटा आपको ये सारे पैरामीटर्स आते हैं निकालने के लिए, ये सारे पैरामीटर्स आपको आने चाहिए निकालने, ठीक। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंक्लूड क्या, सो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है हमारे पास वैल्यू आएगा। और ये बात आप याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। चलिए अब हम आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे हमारे। तो दिस कंक्लूड्स अवर एटम्स वाला पार्ट। एटम्स में से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियाई में से हमारे लिए बस एक इंपॉर्टेंट है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें से पूछा जा सकता है, इसमें बस यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक तो आपको रदरफोर्ड मॉडल पूछा जाएगा, दूसरा आप लोगों को पूछा जा सकता है बोहर्स मॉडल, और तीसरा आप लोगों को पूछा जा सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या किस्सा है समझ लेते हैं एक बार, ये बाइंडिंग एनर्जी का किस्सा क्या है। देखिए बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पहले तो हम समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या है। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या है पहले वो समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को जब हम क्या करते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बनता है बेटा, हमारे पास एक न्यूक्लियस बनता है। बेसिकली न्यूक्लियस होता क्या है, बेसिकली बेटा न्यूक्लियस होता है इन्हीं सारे, जब न्यूक्लियॉन्स को क्या करके बाइंड करके एक वहां पे जो एंटिटी बनती है दैट इज अवर न्यूक्लियस, तो बेटा यहां पे न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक। अब अगर ये 4 न्यूक्लियॉन्स है तो न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 4 न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब अगर इसका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मास हर एक का मैं m लूं तो ये 4m आएगा, तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, 4m होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो ज्यादा है इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का, यानी ऐसा देखा गया कि मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जो है, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ द न्यूक्लियस, ऐसा देखा गया, ठीक। मतलब जब न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाते हैं, जब न्यूक्लियॉन्स को हम अरेंज करते हैं, जब न्यूक्लियॉन्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो इसका मास और इसका मास तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो ज्यादा आया, लेकिन न्यूक्लियस का मास जो है कम आया। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था बट छोटा मोटा डिफरेंस था, इस डिफरेंस को हम कहते हैं बेटा मास डिफेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले कंसेप्ट आता है मास डिफेक्ट का। अब ये मास डिफेक्ट क्या चीज है, मास डिफेक्ट इज सिंपली delta m, so mass defect is delta m, it is equivalent to what, it is equivalent to mass of nucleons minus mass of nucleus, minus mass of nucleus। बेटा ये है हमारे पास मास डिफेक्ट कि न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है, न्यूक्लियस का मास कम है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अवर मास डिफेक्ट। अब ये है कि यहां मास कम है तो मास में डिफेक्ट आ गया, ठीक है। ये न्यूक्लियॉन्स है यहां पे बेटा, ये है यहां पे न्यूक्लियॉन्स, बेटा ये है यहां पे न्यूक्लियस,
ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पे, ये यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है, न्यूक्लियस का मास कम है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज अवर मास डिफेक्ट डेल्टा एम, सो इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, अब यहां पे मास डिफेक्ट आया। अब दूसरी बात, आइंस्टाइन क्या कहता है? आइंस्टाइन कहता है एज पर एनर्जी रिलेशन ई इज इक्वल टू एम टाइम्स सी का स्क्वायर। बेटा सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर यहां पे मास जो है, जब न्यूक्लियॉन से हम न्यूक्लियस की तरफ गए तो बेटा हुआ क्या? तो बेटा यहां पे न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस की तरफ जो हमारा मास है वो क्या हुआ? ज्यादा हुआ, कम हुआ? बेटा मास हमारा कम हुआ। वो मास जब हमारे पास कम हुआ, इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि एनर्जी जो हमारे पास होगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी का स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि मास कम हुआ तो एनर्जी कम हुआ। अगर हमारा मास कम हुआ तो इसका मतलब हमारा एनर्जी भी तो कम हुआ, बिकॉज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी तो कांस्टेंट है। अगर एनर्जी कम हुआ तो इसका मतलब, अगर मास कम हुआ तो एनर्जी भी कम हुआ। इसका मतलब हुआ क्या है बेसिकली, यहां पे इसको बनाने के लिए यहां पे एक एनर्जी रिलीज हुई है। उस रिलीज एनर्जी को हम कहते हैं, ये जो मास का कम होना है, मास का कम होना मतलब यहां से एनर्जी का रिलीज हुई है। एनर्जी कम हुई है मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहां न्यूक्लियॉन्स को ऐड करके न्यूक्लियस बनाने के लिए, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पे जाएं तो बेटा हम क्या कह सकते हैं? तो एक तो ये हो गया कि एनर्जी कितनी लिबरेट हुई। दूसरा, अब इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी है, तो यहां से हम इसका एक और डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि इन यहां पे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, देखो न्यूक्लियॉन्स में तो हमने न्यूक्लियस को बना दिया, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस बन गया। अब ये न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन सेपरेट हो जाएं? तो दैट इज ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी का वो भी डेफिनेशन है। बाइंडिंग एनर्जी की आप यहां पे दो डेफिनेशंस लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन आप बाइंडिंग एनर्जी की ये लिख सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस को फिर न्यूक्लियॉन्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरा, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस बनाने के लिए जितनी एनर्जी वहां पे लिबरेट होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अवर बाइंडिंग एनर्जी। तो बेटा ये दोनों चीजें आप क्या कह सकते हैं, कितनी एनर्जी लगेगी इसको यहां पे सेपरेट करने में, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरा हमने इन टर्म्स ऑफ मास इफेक्ट बता दिया। बेसिकली बेटा बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। So there is this concept that is called binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. So this is called what? It is called binding energy per, it is called binding energy पर न्यूक्लियन। अब ये क्या चीज है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, हमारे पास 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी फॉर एग्जांपल 8 है, 8 बाइंडिंग एनर्जी है। तो मतलब अगर मैं 8 को डिवाइड बाई 4 करूं तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। मतलब पर न्यूक्लियन मेरे पास कितना बाइंडिंग एनर्जी है, 2। मेरे पास पर न्यूक्लियन क्या बाइंडिंग एनर्जी है, मेरे पास पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज 2। अगर मेरे पास 10 है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 न्यूक्लियॉन है और मेरे पास यही है बाइंडिंग एनर्जी 8, तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, 8/20। 8/20 कितना हो गया, 4/5, 4/10 हो गया ना, 2 4 तो 2 10 4/10 हो गया, यानी वो 2/5 हो गया, तो कम है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले वाले केस में ज्यादा है, दूसरे वाले केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा मिलेगा उतना वो सिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, उतना वो सिस्टम जो है, उतना उस सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। सो यहां से हम कंसेप्ट आते हैं किस पे बेटे, यहां से हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी पे। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा होगा बेटा उतना हमारे पास क्या होगा, उतना हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना हमारे पास पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिसाइड करता है स्टेबिलिटी के बारे में। तो बेटा अगर हम यहां पे एक कर्व बनाएंगे, यहां पे मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनाऊंगा, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व, किसके साथ, यहां पे एटॉमिक मास के साथ मैं बनाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज एटॉमिक मास के साथ यहां पे मैंने कर्व बनाई। जब मैंने कर्व देखा कर्व कैसे आई, तो बेटा कर्व ना कुछ ऐसी आती है, बेटा कर्व कुछ ऐसी आती है।
ये कर्व कुछ ऐसी आती है, दिस इज द नेचर ऑफ द कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बेटा कुछ ऐसी बनती है। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पे जो एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट जिसका मास नंबर जो है दैट इज उसका मास नंबर 56 है, विच इज आयरन। सो आयरन F56 हमारे पास, जिसका मास नंबर 56 है। हमने देखा कि आयरन के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयरन है। हमने ये देखा कि आयरन के लिए जो है मास नंबर 56, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था आयरन का, और ये इसका सबसे हाईएस्ट था। इसका मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब आयरन जो है ये सब में से, इन सब में से हाईली स्टेबल है। लेकिन ये जो रीजन है, बेसिकली ये जो रीजन हम यहां से यहां तक लेते हैं, कहां से, मास नंबर 30 से लेके मास नंबर 120 तक, ये वाला रीजन कहा जाता है स्टेबल एटम्स का रीजन है। दिस इज स्टेबल रीजन। ठीक है, यहां अच्छी खासी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है फ्रॉम मास नंबर 30 टू मास नंबर 120। तो अब क्या हुआ, जो भी एलिमेंट्स, जो भी एटम्स मास नंबर 120 से आगे हैं बेटा, वो क्या है, वो अनस्टेबल है। जिनका भी मास नंबर 30 से कम है बेटा, वो क्या है बेटा, वो अनस्टेबल है। 30 से 120 से ज्यादा तो वो अनस्टेबल है। जो भी 30 से नीचे है बेटा, वो अनस्टेबल है। इसीलिए क्या होता है, ये स्टेबल, ये वाले एटम्स को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ताकि ये आयरन के पास पहुंच जाए या इस रीजन में पहुंच जाए, दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये वाले क्या करते हैं बेटा, ये वाले करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ताकि फ्यूजन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए और ये इस वाले रेंज में आए टू अटेन स्टेबिलिटी। और ये जो ये वाले यहां पे हमारे पास है, दे अंडरगो न्यूक्लियर फिशन। बेटा ये जो हमारे पास है, ये क्या अंडरगो करते हैं बेटा, ये अंडरगो करते हैं न्यूक्लियर फिशन। मतलब ये टूट जाता है, ये बड़ा हैवी न्यूक्लियस होता है बेटा, हैवी न्यूक्लियस होता है तो ये टूट जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ताकि क्या, ये छोटे, ये इट ब्रेक्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, एंड दोस डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास होता है वो इस रेंज में होता है टू अटेन स्टेबिलिटी। बेटा दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो इसी के साथ हमारा एटम्स और न्यूक्लियाई खत्म होता है, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं बेटा। अगर मैं फिर इसमें एक क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, एक हमारे पास है रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा हमारे पास जो है इसमें बेसिक रदरफोर्ड मॉडल है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है दैट इज बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में आप दो चीजों पे ध्यान रखेंगे, एक तो बोहर्स मॉडल पे आप पोस्टुलेट्स पे ध्यान रखेंगे और वैल्यूज पे ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, मतलब वेरियस पैरामीटर्स निकालने, जो बोहर्स मॉडल के थ्रू वेरियस पैरामीटर्स निकालने हैं वो। ठीक, तो ये होगा हमारे पास दूसरा चीज। उसके बाद तीसरा चीज जो आप यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे, पहला तो है रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा है बोहर्स मॉडल, तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा इन्हीं तीन में से क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा इन्हीं तीन में से क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। इसमें से मोस्टली 3 मार्क्स का, उसके बाद 2 मार्क्स का, उसके बाद 1 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ। दीज आर वेरी, कुछ चैप्टर्स में बहुत बहुत इजी है, जैसे सेमीकंडक्टर्स बहुत इजी है, ईएम वेव्स 3 मार्क्स है, बहुत इजी है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई बहुत इजी है, ड्यूअल नेचर बहुत इजी है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपने यहां से जाके बोर्ड में पहले ही करना है। ठीक है, दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ।